मुंबई में विलेपार्ले में एक जैन मंदिर डेमोलिश किया गया। वो जैन मंदिर जो है वो 90 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना था, जिसको दिगंबर मंदिर बोलते थे। लेकिन वो कुछ उसको इस तरह से डेमोलिश कर दिया गया है कि हमने कुछ उसका थोड़ा बहुत सर्च किया तो उसको एक आदमी व्यक्ति है जो उसको वहाँ पे दारू की दुकान खोलना था। वो दारू की दुकान खोलना था तो उसने कुछ बीएमसी में कंप्लेंट किया और कंप्लेंट करने के बुनियाद पे वो बीएमसी ने उसको डेमोलिश कर दी। लेकिन हमने और जब डीप स्टडी किया तो ये मालूम पड़ा कि पहले से उसका कोर्ट्स में केसेस चालू था वो मंदिर को लेके, लेकिन उस पर स्टे वगैरह सब कुछ लगा था। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बगैर बीएमसी ने बगैर नोटिस इशू किए वो मंदिर को डेमोलिश कर दिया गया। तो ये बहुत गलत है। और ये आप देखेंगे कि आज ये जो बीजेपी सरकार है सिर्फ ये ऐसा लगता है कि मुसलमान को टारगेट कर रही है, लेकिन ये माइनॉरिटीज़ में जैन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, पारसीज भी आते हैं। तो ये सीधा सीधा माइनॉरिटीज़ पे अटैक है। और जो मंदिर को इन्होंने डेमोलिश किया है बहुत हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी माइनॉरिटीज़ तबके के लोग हैं, जितने भी माइनॉरिटीज़ में जो आते हैं वो कोई भी ये बीजेपी से सेफ नहीं है। ये फासिस्ट ताकत वाले लोग हैं, इनको सिर्फ अपने अलावा और कोई नहीं दिखता हिंदुस्तान में। तो ये बहुत हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से इन लोग ने मंदिर को डेमोलिश किया है उसी तरह से वापस से मंदिर इनको बना के उनको देना है समाज को, जैन समाज को वापस से वही जगह पे मंदिर उनको बना के देना है। और हम अभी भी हिंदुस्तान की आवाम को, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, हम अभी बोलेंगे आप ये बीजेपी को समझे कि ये क्या चाहती है। ये सिर्फ मुसलमान की दुश्मन नहीं है, ये हर वो माइनॉरिटीज़ की दुश्मन है जो इसके आंखों में नहीं बैठती है। आप देख लीजिए दलित समाज इनके जुल्म से गुजर रहा है। आप देख लीजिए सिख समाज, इससे पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, इनके जुल्म से गुजर रहा है। क्रिश्चियन समाज इनके जुल्म से गुजर रहा है। ये वक्फ बिल पास होने के बाद, वक्फ एक्ट पास होने के बाद, मैं समझता दूसरे या तीसरे दिन एमपी में या किधर पे मध्य प्रदेश या राजस्थान में चर्च के ऊपर अटैक हो गया, भगवा झंडा वहाँ पे लहराया गया। तो ये कोई भी माइनॉरिटीज़ में जो आता है ये सेफ नहीं है। ये हमको एक होना पड़ेगा और इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। अभी जो है हाल ही में देखा जा रहा है कि वक्त को लेकर भी हो रहा है, मस्जिदों पर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मगर अब कहीं नहीं लगता कि ईसाई लोगों पर भी ये सब कुछ मिले हो। देखिए ये तो हम SDPI जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये आज से नहीं, ये हम 2009 से बोल रहे हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, माइनॉरिटीज़ के हक बचाओ। ये हम आज से नहीं बोल रहे, हम ये 16 साल पहले से बोल रहे हैं। और वक्फ को लेके हमने 2019 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि आने वाले वक्त में वक्फ बिल ये शायद पास करेंगे। अपनी अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी बचाओ, अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करो, सही करो। ये आज से हम नहीं बोल रहे, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई इसके ऊपर अमल नहीं किया। लेकिन आज देख रहे सब कुछ ये है। और ये वक्फ बिल जो इन्होंने एक्ट जो पास किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका 5 तारीख तक स्टे है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को हम न्याय इंसाफ मानते भी है कि वहाँ से अच्छा न्याय और इंसाफ आएगा। हम ये भी उम्मीद में है कि 5 तारीख को एक ऐसा जजमेंट आएगा कि वक्फ एक्ट कैंसिल करने वाला जजमेंट आएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और ये वक्फ एक्ट जो इन्होंने लाए हैं ये सिर्फ मुसलमान की प्रॉपर्टी संपत्ति को कब्जा करने वाली बात है। क्या इससे पहले वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जे नहीं हो रहे थे? तब कहाँ थी बीजेपी गवर्नमेंट, तब कहाँ थी कांग्रेस गवर्नमेंट? एंटीला किस पे बना है? कितनी सारी दिल्ली में, आप पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली से लेके नीचे साउथ तक देखिए, फिर गोवा से लेके उड़ीसा तक देखिए, कितनी सारी वर्क प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हो चुके हैं। तब ये लोग कहाँ थे? तो ये सब मिलीजुली सरकार की साजिश है और इसको हम इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे। जिस तरह असद साहब ने पिटीशन दाखिल किया है, तो क्या SDPI ने भी अपनी तरफ से कोई आगे पिटीशन वगैरह दाखिल किया? जी, SDPI ने भी पिटीशन दाखिल किया है। ये पिटीशन दाखिल करने का भी एक तरीका रहता है। ये पिटीशन तब दाखिल किया जाता है जब एक्ट पास हो। जब तक ये एक्ट पास नहीं होता, जब तक इसका गैजेट नहीं निकलता है, एक्ट पास नहीं होता, तब तक ये पिटीशन डाल के भी मतलब नहीं है। और SDPI ने वही पूरा तरीके से देखा, जब एक्ट पास हो गया तो उसके ताबड़तोड़ शाम में ही हमने ये पिटीशन को ऑनलाइन दाखिल कर दिया। अभी SDPI भी इसमें पिटिशनर है और इंशाअल्लाह हमको बहुत अच्छी उम्मीद है कि हमारे को कैसा टेक्निकल पॉइंट्स पे इसको आर्ग्यूमेंट करना है और कैसा इसको रोकना है, वो हमारे वकील सब रेडी है उसके लिए। जो जैन मंदिर तोड़ा गया उस पर आप उसकी निंदा करते हैं और आगे आपका क्या करना है? जैन मंदिर पे हम कड़ी निंदा करते हैं। हम सरकार से ये भी बोलते हैं जो आप दादागिरी जो कर रहे हो माइनॉरिटीज़ के ऊपर वो बंद किया जाए। आप दारू, जो मैंने इससे पहले जैसे बोला इसको दारू की दुकान खोलना था, वो तो दारू की दुकान खोलने से लोगों को नुकसान है,
उनकी सेहत को नुकसान है, आप उसको चालू करने की रोकने की जगह आप उसको चालू करने दिया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बोलने पे आप मंदिर को डेमोलिश किया जा रहा है। तो ये कतई हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम आपको सरकार से ये भी अपील करते हैं, जैसे आपने तोड़े उससे अच्छी मंदिर आप जैन समाज को बना के दीजिए। माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक की जो बात करने वाले दूसरी जो पार्टी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दूसरी पार्टी सिर्फ बातें करती है, ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 के बाद से ये सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती है। जैसे आप ले लीजिए 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, 2 साल के बाद बाबरी मस्जिद को ताला लगा दिया गया, है ना। 75 साल कांग्रेस ने मुसलमान का खूब भर भर के वोट्स लिया, लेकिन जुल्म किसके हुआ? मुसलमान के ऊपर ही हुआ। बेगुनाह मुसलमान आज भी सलाखों के पीछे बंद है, किसके दौर में हुए? कांग्रेस के इसमें हुए। बाबरी मस्जिद शहीद हुई किसके दौर में हुई? कांग्रेस के दौर में हुई। गोधरा कांड किसके दौर में हुआ? कांग्रेस के सरकार में हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो सो कॉल्ड सेक्युलर अपने आप को बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के सेक्युलर लोग हैं। बाकी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो खुल के मिले हुए हैं, कुछ लोग जो है वो खामोशी रहकर पीछे से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो ये सब जितनी भी इंडिया अलायंस बोलो या MVA बोलो, ये जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी की A टीम है। आप देखेंगे अभी वक्फ बिल जब पास हो रहा था, जब पास हुआ फिर JPC में गया, फिर वापस पार्लियामेंट में आया, फिर राज्यसभा में पास हुआ, कहाँ थे शरद पवार जी? कहाँ थे राहुल गांधी जी? जब डिबेट का टाइम था, आर्ग्यूमेंट का टाइम था, तब राहुल गांधी वो टाइम पे थे नहीं, वो रात को अपनी गाड़ी से उतरते सिर्फ वोट देने जाते कि मैं इसके खिलाफ हूँ। कहाँ थी प्रियंका गांधी मैडम? कहाँ थे और भी दूसरे सेक्युलर नेता? और दूसरा ये जो अजीत पवार जी थोड़े दिन पहले इफ्तार पार्टी में आप देखेंगे वो बोल रहे कि मुसलमान को जो भी आग दिखाया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब वक्फ बिल जो पास कर दिया, मुसलमान की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की बातें कर रही है, तो कहाँ है अजीत दादा जी? क्यों नहीं उनको छोड़ा जा रहा है? और मैं साथ साथ में आपको ये भी आपके न्यूज़ माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे इंडिया अलायंस हो, MV हो या महायुति के से जो गठबंधन हो जैसे अजीत पवार दादा जी की, ये जितने भी इनके लीडर्स और कार्यकर्ता है इनको फ़ौरन रिज़ाइन देना चाहिए। कि आज ये जो अटैक है ये सिर्फ मुसलमान समाज पे नहीं है, ये जो अटैक है माइनॉरिटीज़ पे है, ये जो अटैक है संविधान पे है, ये जो अटैक है देश पे है। तो अगर आज भी आप इनके साथ रह के और आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आपके माइंड और आपके जो दिमाग है वो लॉक हो चुके हैं। आपको जागने की ज़रूरत है। आप इनको छोड़ो, कल के दिन ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी मौका है, एक हो जाओ। एक हो जाएंगे तो हम ये देश को और संविधान को आसानी से बचा सकते हैं। मुमरा में जो है सेक्युलरिज्म की बातें करने वाले हमेशा प्रोटेस्ट तो करते हुए दिखाई दे। यहाँ पर देखा गया तो SDPI ने और मुस्लिम लीग का ही प्रोटेस्ट वक्त पे नहीं दिखाई दिए, बाकी अदर पार्टियों ने क्यों नहीं आता? देखिए, जब ये वक्फ बिल का जब आ रहा था तो फेब में हिंदुस्तान में एक वाहिद पार्टी है SDPI, जिसने 500 से ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया, उसकी बिलों को फाड़ा, उसकी बिलों को जलाया। जब ये देखने के बाद कि पब्लिक रोड पे आ गई है और SDPI ने लोगों को अवेयर कर दिए, तो इन्होंने क्या गंदा मंसूबा इन्होंने किया, हमारे लीडर नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब को ED के थ्रू अरेस्ट किया। क्या बेस पे? एकदम बेवकूफ़ी जैसा सवाल है। बोले 2 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें अरेस्ट किया है। बताइए, एक कोई केला बेचता आएगा बाहर ना, तो उसके पास भी 2 लाख रुपया निकल जाएगा। तो ये ED जो है ना, ये पपेट है बीजेपी की। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको संविधान में रह के क्या काम करना चाहिए। अगर ED बराबर तौर पे काम करे तो इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जो यहाँ से हिंदुस्तान का माल लूट के भागे उनको पकड़ के लाओ, उनके ऊपर केस करो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो, तो ये सब काम करो ना। आप इतना बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, आप शपथ लेते हो, आप कुर्सी पे बैठते हो, तो आपको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको चलाए और आप चले, ये होना नहीं चाहिए। और यहाँ का जो मुमरा की बात है, जो इससे पहले अभी MLA इलेक्शन हुआ तो सेक्युलर आवाज़ के नाम पे जितेंद्र अवार्ड जी को जिताया गया। हमारे ही कोई अपने जिम्मेदारान जो गली गली में भोंगा लेके घूमे थे कि भाई इनको वोट्स दो, अगर आप इनको वोट्स नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी, और अगर बीजेपी आने के बाद अपनी जुल्म और दादागिरी वो करती है तो यही जितेंद्र अवार्ड जी उनको रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ आज तक एक स्टेटमेंट भी वक्फ के ऊपर जितेंद्र अवार्ड जी का नहीं आया होगा। आप वक्फ को ले रहे हैं, आप मुमरा की वक्फ प्रॉपर्टी को बताओ ना, कहाँ है मुमरा की वक्फ प्रॉपर्टी? कहाँ है वो रिजर्वेशन प्लॉट्स जो अवाम का था? कहाँ है गार्डन? कहाँ है यहाँ पे प्ले ग्राउंड? कहाँ है यहाँ पे स्लॉटर हाउस? कहाँ है यहाँ पे लाइब्रेरी? कहाँ पे यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट्स थे सब पे कुछ ना कुछ माफिया बिल्डर्स लोग ने कब्जा करके रखे। तो ये दरअसल पूरा सीधा सीधा अपनी कमाई, खुद की कमाई और अपने बैंक बैलेंस को बनाने के चक्कर में ये आवाम को खड्डे में डाले हैं। ये आवाम को सोचना होगा, और आने वाले वक्त में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उसमें आप अपना कीमती वोट्स जो है सोच समझ के दीजिए। आज आप अपना वोट्स दिए, लेकिन आपके जितने भी वोट्स है वो सब वेस्ट हो गए।
क्या आज पब्लिक में इतना गट्स है कि हम हमारे एमएलए को या ऑपोजिशन लीडर नजीब मुल्ला जी को क्वेश्चन करें? आपने हमारा 60,000 वोट्स लिया, नजीब मुल्ला जी ने 1,56,000, जितेंद्र आव्हाड जी ने वोट्स लिया, लेकिन हमने वोट्स देने के बाद हमारे ऊपर ही जुल्म हो रहा है कि आप हमारी इंसाफ, आप हमारे हक की आवाज़ बनोगे, आप हमको इंसाफ दिलाओगे? कोई नहीं है, कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है। एक्चुअली हम आवाम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ है। क्यों? हम वोट्स देते ऐसे नेता को जो हमारे काम नहीं आएगा। हम गली गली घूम के उनका प्रचार करते, मेहनत करते, उनको वोट दिलाते, लेकिन जीतने के बाद यही नेता अपने घर में आराम करते। और सफ़र कौन करता है? हम जैसे पब्लिक बाहर निकल के मोर्चा दे रहे, आंदोलन कर रहे, फिर बीजेपी मुर्दाबाद बोल रहे। अरे भाई, अपने वोट्स को समझो। जो 5 साल में एक बार आता है तो उसको समझो, उसकी ताकत को समझो, और वोट देने के टाइम 10 बार सोचो कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, हमको क्या फायदा पहुंचाया, हमको क्या नुकसान पहुंचाया। जब आप ये फायदा नुकसान समझ जाओगे ना, तो आपका वोट खुद ही अच्छी जगह और अच्छे पार्टी को जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आने वाला शायद कॉर्पोरेशन इलेक्शन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी भी एसडीपीआई जैसी पार्टी को वोट्स देके नहीं जीता है, तो ये आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि वोट्स देना भी हमारे शायद नसीब में नहीं होगा। ये एक अच्छा मौका है। हमारा एसडीपीआई का एक कैडर को अगर आप कॉर्पोरेटर बनाते ना, वो पूरा एमएलए का काम करके दिखाएगा। अगर एक एमएलए आप चुनते हो एसडीपीआई से, वो एमपी का काम करके बताएगा। और हमारा एक भी एसडीपीआई के आप एमपी को चुनते हो, वो पीएम का काम करके बताएगा। क्योंकि एसडीपीआई वो चीज़ है। एसडीपीआई में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे इंसान लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं। कोई ऐसा अनभक्त या क्या इनकी तरह अनभक्त और जो गुलामीगिरी करने वाले को हम लीडर नहीं बनाते। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आवाम को ये बोलना चाहूँगा, एसडीपीआई कोई फैमिली पार्टी नहीं है। एसडीपीआई जो है आवाम की पार्टी है। ये हम आवाम में से ही, पब्लिक में से चुनते हैं, उसको कैडर बनाते हैं, फिर कैडर से लीडर बनाते हैं। आवाम फैमिली पार्टी जैसे राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, बाद में अखिलेश, है ना, ऐसे कितने सारे चीज़ हम देखेंगे। लेकिन एसडीपीआई में हम देखेंगे, मैं एक आवाम था, मेरे को पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद आई, मैं आज एसडीपीआई में हूँ, आज मेरे को आवाम में से कैडर बनाया, आज कैडर में से मैं एमएलए इलेक्शन लड़ा। तो ये एसडीपीआई की खासियत है। और एसडीपीआई को आप समझिए, एसडीपीआई 16 साल से लोगों को यही समझा रही है, देश बचाओ, संविधान बचाओ। एसडीपीआई बीजेपी की प्लानिंग से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि ये क्या पार्टी है। तो आप जो लड़ने वाला, जो बीजेपी से लड़ने वाली जो मजबूत पार्टी है, वो वाहिद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एसडीपीआई है। अगर आज अभी भी आप एसडीपीआई को सपोर्ट नहीं करें, तो आने वाले वक्त में रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा।